फुर्सत की सलाह है। सबसे पहले बात किताबों पर। पत्रकार हैं स्टैनली जॉनी, इनकी किताब है, शीर्षक है ओरिजिनल सिन। ये पहली किताब जो है ब्लूम्सबरी ने छापी है और ये जो दूसरी किताब है ये हार्पर ने छापी है। ये किताब इज़राइल, फ़िलिस्तीन और ओल्ड वेस्ट एशिया में जो पूरा झगड़ा चल रहा है उसके बारे में बात करती है। इट्स अ क्विक रीड, 180 पन्ने किताब है। साथ में आप एक नक्शे का मेरी तरह प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे तो जिन इलाकों के बारे में बात हो रही है आपको समझने में आसानी रहेगी। चैप्टराइजेशन भी दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं वो जब एक अलग इजरायली, एक अलग यहूदी राज्य बने, इसकी अवधारणा को लेकर बातचीत चल रही थी वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। और कभी तुर्की के राजा से, कभी जर्मनी के राजा से समय मांगा जा रहा था इस विचार को रखने के लिए कि यरूशलेम के इर्द गिर्द की जो ज़मीन है वो हमें दे दी जाए और वहाँ पे एक ऑटोनॉमस बॉडी या गिल्ड या कुछ बन पाए। ये बिल्कुल शुरुआती विचार था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का। फिर ये विचार कैसे बलवती होता है, जर्मनी तो एंटी ज्यू हो जाता है और उसके पहले रुचि भी नहीं दिखाता है, तब कैसे ये जितने लॉबीज थे, जायनिस्ट थे, ये किस तरह से ब्रिटेन को अप्रोच करते हैं। ब्रिटेन राज़ी होता है, फिर कहता है कि युगांडा के पास ज़मीन ले लीजिए, उसको युगांडा प्लान कहा गया। तो संभावना एक ये थी कि इजराइल आज जहाँ है वहाँ के बजाय युगांडा के आसपास की अफ्रीका की ज़मीन में बसता। फिर किस तरह के बदलाव होते हैं और इजराइल अस्तित्व में आता है और अस्तित्व में आते ही किस तरह से जंग में घिर जाता है और विजेता होता है। जो ज़मीन उन्हें असल में मिली थी यूएन के प्लान के तहत, उससे ज़्यादा ज़मीन पे वो काबिज हो जाते हैं। फिर 1967 का 6 डे वॉर जिसमें वो पटकनी देते हैं अपने दुश्मनों को, 1971 का वॉर यम किपुर का जिसमें उनको सरप्राइज़ मिलता है, और फिर आगे कैंप डेविड का समझौता होता है, ओस्लो का समझौता होता है, एक इजरायली राष्ट्रपति, इजरायली प्रधानमंत्री की हत्या होती है क्योंकि उन्होंने पीस अकॉर्ड पर साइन किए, इंतफादा होता है। ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में विस्तार से बात की गई है। अगर आपकी इजराइल के फ़िलिस्तीन के मसले में दिलचस्पी है, जो 7 अक्टूबर के पिछले साल के हमले के बाद लोगों की और ज़्यादा बढ़ गई थी 2023 के हमले के बाद, तब आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट इस किताब में एक चैप्टर है जिसका शीर्षक ही है 7 अक्टूबर 2023। 180 पन्नों के लगभग की ये किताब है एंड इट्स अ गुड रीड। चूँकि स्टैनली जॉनी कई बार कवर करने गए हैं इन मसलों को, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए और जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने फर्स्ट पर्सन में भी कई अपने अनुभव बताए, जिसकी वजह से ये किताब सिर्फ एक और फैक्चुअल कंपाइलेशन भर बन के नहीं रह जाती है। एक पर्सपेक्टिव मिलता है जिससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं। दूसरी किताब हिंदी में है, शीर्षक है जिंदगी का सफ़र। इसे मंजुल प्रकाशन ने छापा है। ये मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नसरीन मुन्नी कबीर से जावेद अख्तर की ज़िंदगी के बारे में बात है। जाहिर है बहुत सारे प्रसंग हैं, फिल्मी हस्तियों का जिक्र है, नॉन फिल्मी हस्तियों का जिक्र है, खुद उनके अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का जिक्र है। मसलन वो बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके पिता के स्टूडेंट रहे हैं क्योंकि उनके पिता ने कुछ वक्त तक विक्टोरिया कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ाया है। उनके नाम की कहानी जो उन्हें घर में कहा जाता है क्योंकि किसी दोस्त ने गज़ल कही जो उन्होंने शादी के वक्त लिखी थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो उनका नाम जादू पड़ता है। फिर आज़ादी और उनकी पंडित नेहरू से मुलाकात की बात होती है और जो दीवाने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष करते हुए गुजर गए उनकी बात होती है। और पूरी बातचीत जो है वो सवाल जवाब के क्रम में है। तो इसमें एक किस्म का खिलंदड़पन है, एक किस्म की अतिरिक्त सजीवता है। तो ये किताब मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। इससे पहले टॉकिंग सॉन्ग्स एंड टॉकिंग फिल्म्स पर भी इसी थीम पर किताबें आ चुकी हैं बातचीत के तर्ज पर। एक उपन्यास है जो वाणी प्रकाशन से छपा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर हैं गौतम चौबे। इनका उपन्यास है चक्का जाम। कमाल की कहानी है 60s और 70s की, और इसको पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा राग दरबारी और थोड़ा थोड़ा मेला आंचल की याद आती रहती है। गुड रीड, क्विक रीड, और बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल रेफरेंस भी हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उस पुराने समय में। बहुत पुरानी किताब है, ये भी वाणी प्रकाशन से है। गिरिजा, महान गायिका, मशहूर गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर कवि और लेखक यतीन्द्र मिश्र ने ये किताब लिखी है। और ये किताब उन्होंने कब लिखी थी? ये किताब आई थी, पहली बार प्रकाशित हुई थी 2001 में। किताब की जो अवधारणा है, किताब का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि शुरुआत में कुछ यतीन्द्र की टीप है, संस्मरण जैसा समझ लीजिए, बहुत सुंदर लालित्यपूर्ण लेखन है उनका। और उसके बाद
उनसे बातचीत है, उन पर और शास्त्रीय संगीत पर आधारित कुछ कविताएं हैं और उनकी लिखी हुई कुछ बंदिशें भी हैं। इस तरह से ये किताब उन सब के लिए जिनकी गिरिजा देवी के संगीत में, गायन में दिलचस्पी है, जिनकी शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी है, जिनकी एक किस्म के टटकेपन में, एक किस्म के देशजपन में दिलचस्पी, उन सब के लिए ये किताब ज़रूरी है। जो सुंदर गद्य, कविता सा लय भरा गद्य पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये किताब एक ट्रीट की तरह है। जो हिंदी भाषा में अपने लेखन को दुरुस्त करना चाहते हैं वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक प्रसंग सुना देता हूँ आप। सांवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, वहते ठाड़े कदम की छैया, धूप का मारा रे मोरी गुइया। अप्पा गिरिजा देवी जी को कहा जाता था। अप्पा के साथ सारी शिष्याएं कोरस में रियाज कर रही हैं। हल्के शब्दों में दादरा की मीठी बंदिश अच्छी लग ही रही थी कि अप्पा एक दो शिष्याओं को डांटने लगी। अरे बिटिया, जरा दुलार से सांवरिया प्यारा दोहराओ। यहाँ गाते बखत ही लागे चाहिए कि अपने प्रीतम के बेहद प्रेम में पड़ी हो। तू तो ऐसा गा रही हो जैसे चंडी मैदान में उतर आई हो। बाकी सब खिलखिलाने लगे। फिर डपट कर बोली, अरे मालिनी, तोहार साहेब तो अफसर हैं, का तू उनका ऐसे ही पुकारत हो। मालिनी अवस्थी नाम में सर हिलाकर मुस्कुरा देती हैं। अप्पा फिर सबको रियाज के मैदान में खदेड़ कर रेफरी की तरह ताकीद करती हैं, चलो फिर से शुरू करो, मगर ई बार सब जनी ठीक से गाओ। हिया मन में ई भाव रखो कि नाजुक नाजुक औरत हो, चंडी नाही। दादरा टप्पा ऐसे टप से थोड़े आए जात है, क्या टप से कुछ भी ऐसे आ सकता है। इस तरह की संस्मरण, इस तरह की सुंदर कविताएं और एक लंबी बातचीत। पहली किताब जो आपको रेकमेंड करना चाहूँगा वो है विलियम डैलरम्पल की द गोल्डन रोड। प्राचीन भारत, उसका विज्ञान, उसका दर्शन, उसकी समृद्धि, और इसमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या भूमिका रही। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इस धर्म में किस तरह के बदलाव आए और किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ। क्या आपको ये सुनकर अचरज होगा कि कुछ बौद्ध भिक्षु थे जो आज के अफगानिस्तान में तांबे की खदानें चलाया करते थे। कुछ बौद्ध भिक्षु थे जो बड़े बड़े बैंकर हुआ करते थे। क्या आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि यूरोप के बाद, और यूरोप के भी एक हिस्से को अगर आप जोड़ें, सबसे ज़्यादा रोमन एम्पायर के सोने के सिक्के हिंदुस्तान में मिलते हैं, जो बताते हैं कि कितना प्रचुर व्यापार था और क्यों रोमन अर्थशास्त्री इस बात की चिंता किया करते थे कि भारत से कपास, सिल्क और मसालों के बदले, खास तौर पे कपास आभूषण के लिए पत्थर और मसालों के बदले हमारा सोना उनकी देहरी पर लगातार पहुंच रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह के प्रयोग हुए, धर्म के क्षेत्र में किस तरह के प्रयोग हुए, किस तरह के संस्थान बने, और साम्राज्यों के बदलने के साथ किस तरह से धर्मों का उतार चढ़ाव आया। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तब जैन धर्म का प्रभाव था, जब अशोक आए तब बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जब गुप्त साम्राज्य आया तो नए सिरे से वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय क्रमशः आगे बढ़े, और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रही। चीनी यात्री आए, उन्होंने क्या दर्ज किया, इन सब के बारे में विस्तार से बात है। मैं आपको 9वें चैप्टर का एक प्रसंग सुना देता हूँ ताकि आपकी किताब में और दिलचस्पी जगे। 773 साल था, सर्दियों का वक्त था, और सिंध के राजा का एक प्रतिनिधिमंडल बगदाद पहुंचता है जहां पे अब्बासिद खिलाफत है, मतलब वहां पे एक साम्राज्य चल रहा है अब्बासिद वंश का। बहुत सारे आभूषण लेकर आए। मकसद ये था कि सेंट्रल एशिया से लोग हिंदुकुश पर्वत को पार करके सिंध और फिर पंजाब और इस तरफ ना आए, सुरक्षित रहें सरहदें। बगदाद का जो मुख्य वजीर था, चीफ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर मान लीजिए आप उसको, उसने खास तौर पर एक चीज़ की डिमांड की थी। ये हाथ से लिखी हुई एक पांडुलिपि थी, एक किताब थी, जिसको समझाने के लिए कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाया गया था जो उसकी भाषा को और उसके विचार को समझते थे, और ये उज्जैन से आई थी। क्या थी ये पांडुलिपि? इसका शीर्षक अरबों ने दिया, जो अंग्रेजी में आपको बता रहा हूँ, द ग्रेट सिंध हिंद। ये क्या था? ये महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित जो गणित के सूत्र थे उनका विस्तार से वर्णन था। जीरो का प्रयोग किस तरह से किया जाए, आज हमको गिवन लगता है कि साहब जीरो का प्रयोग तो पता ही है, पर ये ब्रह्मगुप्त है जिन्होंने बताया कि किसी भी संख्या के साथ जीरो का गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा, किसी भी संख्या को उसी संख्या से घटा दो तो मान जीरो आएगा, और इस तरह के कई विचार।
इस किताब को जब वहाँ प्रस्तुत किया गया ब्रह्मगुप्त के इन सूत्रों को, ब्रह्मगुप्त जो माउंट आबू के पास के रहने वाले थे, राजस्थान के पास के, तब वहाँ का जो खलीफा था मंसूर, उन्होंने ये आदेश दिया कि इस किताब का आसान भाषा में अरबी में अनुवाद कराया जाए। इस आदेश के पीछे किसकी प्रेरणा थी? जो मैंने बताया, चीफ वज़ीर, जिनका नाम था खालिद बिन इब्न बरमाक। खालिद इब्न बरमाक उस परिवार से आते थे जो तक्षशिला के आसपास, और बल्कि कहें कि नौबहार के आसपास ये एक बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी, वहाँ पे वो परंपरागत रूप से सेवा करते थे। कश्मीर के संस्थानों में उन्होंने धर्म की, दर्शन की पढ़ाई की थी और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और बगदाद में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। उनकी प्रेरणा से ये सारी चीज़ें आईं और फिर जो एक बौद्ध धर्म में मंडल का कंसेप्ट है, एक चक्रीय डिज़ाइन की अवधारणा है, उसी के हिसाब से बगदाद शहर को भी नए सिरे से उन्होंने बसवाया। बाद में यही किताब, यही फॉर्मूले वाया अल्जीरिया के रास्ते रोम पहुंचते हैं और रेनेसा की पृष्ठभूमि रचते हैं। इस तरह के कई उद्धरण हैं जो इस किताब में भरे हुए हैं, इसलिए आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक, और इस पर हमने किताब वाला भी रिकॉर्ड किया है।